20 सेंचुरी की शुरुआत में जब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वार की दहलीज पर खड़ी थी, तभी मिडिल ईस्ट को डिवाइड करने का एक घिनौना खेल खेला जा रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अलाइड पावर्स की तरफ से इन्वॉल्व ब्रिटेन और फ्रांस के तरफ से ये खेल रचाया जा रहा था, जिसमें खिलाफत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ मिडिल ईस्ट की पब्लिक को अपने मोहरे के तौर पर यूज़ कर रहे थे। एक तरफ अरब कंट्रीज़ को सालों से जकड़ी गुलामी से आज़ाद करने का झूठा सपना दिखाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दर बदर भटकते एंटी सेमिटिज़म झेल रहे यहूदियों से अलग कंट्रीज़ का वादा किया जा रहा था। लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ तो अरब कंट्रीज़ के आज़ादी के सपने धरे के धरे रह गए और अलाइड पावर ने इन्हें टुकड़ों में बांटकर अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना लिया और इनकी नज़र मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व्स पर थी, जिसके लिए उन्होंने यहाँ के कल्चर और एथनिसिटी को बुरी तरह से रौंद दिया और अपने बेनिफिट के लिए मिडिल ईस्ट के नक्शे पर ऐसी लकीर खींची जिसने पूरी अरब कम्युनिटी को, अरब के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। एक ही मजहब के लोग रंग नस्ल में बांट दिए और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस झगड़े को पैलेस्टाइन में यहूदियों के बसाए जाने के मुद्दे ने और भी उलझा कर रख दिया और इसराइल के फॉर्मेशन से अरब कंट्रीज़ को भारी धक्का लगा, जिसके चलते इन्हें इसराइल के साथ तीन जंगें लड़नी पड़ी और मजबूर होना पड़ा। सालों तक यहाँ नक्शों की खींचातानी रही, लोग रिलीजन और बिरादरी के मजहबी रंगों में रंग गए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स में फॉरेन इंटरफेरेंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने आग में घी डालने का काम करके अमन की हर एक उम्मीद को कुचल के रख दिया। पूरे अरब वर्ल्ड को एक परमानेंट लड़ाई में झोंक दिया गया। आइए जानते हैं कि क्यों मिडिल ईस्ट सदियों से जंग का मैदान बना हुआ है, कि वो वहाँ तनाव आए दिन जंग का रूप ले लेता है, और आखिर क्यों मिडिल ईस्ट में कभी वार खत्म नहीं होती। Iraq invaded its small but oil-rich neighbor Kuwait. It took only a few hours to capture Kuwait city. The Emir of Kuwait fled to Saudi Arabia. Tensions remain high in the Middle East following further Israeli strikes on southern Lebanon and the occupied West Bank overnight. And in Gaza, Israeli forces are continuing their offensive against Hamas, with the IDF saying it has killed around 50 terrorists over the past day. Yemen's civil war has been going on for nearly 3 years. Iran supports one side, while Saudi Arabia supports the other. What began as civilian protests amid the Arab Spring uprisings of 2011, now by some estimates has killed at least 500,000 people. Iran may be gearing up for a major attack on Israel, potentially launching it from Iraq. 15 और 16 सेंचुरी के बीच में ऑटोमन एम्पायर अपनी एक्सटेंशन के पीक पर था, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अरेबियन पेनिनसुला का काफ़ी हिस्सा शामिल था। मिडिल ईस्ट के अंदर ऑटोमन्स के कंट्रोल में आज के इराक, सीरिया, इजराइल, मिस्र, इजिप्ट जैसे कंट्रीज शामिल थे। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट के कंट्रीज सेपरेट कंट्रीज के रूप में नहीं थे, बल्कि ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंस स्टेट्स के तौर पर जाने जाते थे इस टाइम, जहां इनमें से कुछ के नाम अलग थे, तो वहीं किसी भी प्रोविंस का कोई फिक्स बॉर्डर डिसाइड नहीं था। डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज और डिफरेंट आइडियोलॉजी के बावजूद मिडिल ईस्ट के लोग एक छतरी के नीचे रहते थे और कहीं ना कहीं इनमें यूनिटी भी बनी हुई थी। जहां ऑटोमन्स का कई सदियों से मिडिल ईस्ट पर बादशाहत जारी थी, तो वहीं 18 सेंचुरी के बाद ब्रिटिश, रशियन और फ्रेंच एम्पायर का तेजी से राइज हो रहा था, जिनमें एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज पर कंट्रोल जमाने की होड़ लगी हुई थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को अपने कब्जे में लेने के बाद ब्रिटिशर्स अपना एम्पायर मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज तक बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यहाँ ऑटोमन्स के रहते ऐसा करना इनके लिए एक सपने जैसा था। मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में लेने के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस अपनी एशिया और अफ्रीका की कॉलोनीज को यूरोप से भी कनेक्ट करना चाहता था, ताकि इनका वहाँ आना जाना, रूल करना आसान हो सके। इनको इस सिलसिले में निजात तब मिली जब इजिप्ट के सईद पाशा खतीब की परमिशन से फ्रांस ने 1859 में मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती हुई एक मैन मेड कैनाल को बनाना शुरू किया, जिसको 1869 में ट्रेड के लिए खोल दिया गया। ये कैनाल स्विस सिटी के पास से गुजरती थी, इसलिए इसका नाम स्विस कैनाल रखा गया। इस कैनाल ने सी ट्रेड में रेवोल्यूशन ला दी। इसके बनने से अब यूरोप पहुंचने के लिए अफ्रीका के चारों ओर घूमने की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। अब यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड और ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा आसान और तेज़ हो गया था। स्विस कैनाल के बनने से ब्रिटिशर्स का एक काम तो बन ही गया था, बस इन्हें किसी तरह मिडिल ईस्ट पे अपना कब्जा जमा कर अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना था। लगातार ऑटोमन एम्पायर पर अटैक करने की प्लानिंग में ब्रिटेन ने आखिरकार 1882 में इजिप्ट को अपने कब्जे में ले लिया।
इजिप्ट के कब्जे में आने से ब्रिटिशर को ना सिर्फ स्विस कैनाल का कंट्रोल मिल गया, बल्कि इनके लिए मिडल ईस्ट के बाकी हिस्सों में भी अपना अंपायर इस्टेब्लिश करने का रास्ता खुल गया। ब्रिटिशर्स ने ज़्यादातर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ को ट्रेड और बिजनेस के बहाने अपने कब्जे में लिया था। इसी हथकंडे से उन्होंने ऑटोमन्स का रूल होते हुए भी मिडल ईस्ट के कई हिस्सों में अपनी धाक जमा ली। ब्रिटिशर्स बहुत दूर की सोचते थे, जिन्हें अंदाज़ा था कि मिडल ईस्ट की धरती में कहीं ना कहीं वो क्रूड ऑयल दबा है जो इन्हें माला माल कर देगा। इनका अनुमान सही निकला। उन्होंने 1908 में पर्शिया, जिसे आज ईरान के नाम से जाना जाता है, वहां पर ऑयल की खोज कर ली। ब्रिटेन ने वहां एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी स्टैब्लिश की और ऑयल रिसोर्सेज पर जल्द ही अपना कब्जा जमा लिया। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस भी मिडल ईस्ट में अपना कंट्रोल बनाने में लगा हुआ था। दोनों कंट्रीज की नज़र वहां के ऑयल पर थी, जिसके लिए उन्होंने ईरान की नेबर कंट्री इराक में भी ऑयल खोजना शुरू कर दिया। इस तरह इनके बढ़ते हुए प्रेजेंस से ऑटोमन अंपायर के किंग बहुत परेशान थे, लेकिन वो इनका कुछ कर नहीं सकते थे। उल्टा ब्रिटिशर्स ने बाल्कन कंट्रीज को ऑटोमन अंपायर के खिलाफ भड़काकर इनके अगेंस्ट कर दिया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में ऑटोमन अंपायर को 1912 और 1930 में 2 बाल्कन वार करनी पड़ी। इस वार में बाल्कन कंट्रीज सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया और माउंटेनेग्रो ने ऑटोमन के खिलाफ जंग की, जिसमें मेजॉरिटी जगह पर ऑटोमन्स की हार हुई, जिससे ऑटोमन अंपायर बहुत वीक होकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। ऑटोमन्स को ब्रिटेन और फ्रांस से बदला लेने का अच्छा मौका तब लगा जब अगले साल 1914 में वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हो गई। ऑटोमन अंपायर इस जंग में अपनी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जा मिला। ऑटोमन अंपायर को लग रहा था कि वो इस तरह अपना बदला ब्रिटेन से ले लेंगे, जबकि कि ब्रिटेन वर्ल्ड वार 1 में उलझे होने के बावजूद ऑटोमन अंपायर के खात्मे की कहानी लिख रहा था। इसके लिए ब्रिटेन ने अरब के एक बड़े सरदार हुसैन बिन अली को यह वादा देकर अपने साथ मिला लिया कि अगर वो ऑटोमन अंपायर के खिलाफ बगावत कर दे तो इन्हें ऑटोमन अंपायर से आज़ाद कराकर अरब्स के लिए एक यूनाइटेड अरब नेशन बना दिया जाएगा, जो रेड सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक फैला होगा। इस डील के साथ यहाँ 1916 में हुसैन बिन अली की लीडरशिप में अरब रिवार्ड की शुरुआत हो गई, और वो भी वहशतनाक, और इसे और भी वहशतनाक बनाने के लिए ब्रिटेन ने अपने एक आर्मी ऑफिसर टी लॉरेंस को भी इस काम में जोड़ दिया। टी लॉरेंस और हुसैन इब्न अली ने मिलकर इस पूरे रिवार्ड का घेराव करते हुए अरब आर्मी के साथ मिलकर काम किया, और इसी दौरान लॉरेंस ने अरबों को वाच स्ट्रेटेजी बनाना सिखाया और गुरिल्ला वारफेयर के जरिए अरबों ने ऑटोमन अंपायर की ईंट से ईंट बजा दी। अरब रिवॉल्ट ने ऑटोमन अंपायर को काफी कमजोर कर दिया। 2 सालों तक चले इस रिवॉल्ट के दौरान अरबों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर डमेस्कस समेत ऑटोमन अंपायर के कई इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। अरब इस उम्मीद में अंग्रेजों के साथ थे कि वो इन्हें आज़ादी दिलाएंगे, लेकिन अंग्रेज वहां से ऑटोमन अंपायर को ख़त्म करके अपना अंपायर स्टैब्लिश करना चाहता था, और अरबों को बेवकूफ़ बनाने में अंग्रेज कामयाब भी रहे। इसी सिलसिले में 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान सीक्रेट एग्रीमेंट वर्ल्ड वार 1 के बाद ऑटोमन अंपायर के इलाकों को आपस में बांटने का हुआ। ब्रिटिश फॉरेन अफेयर के ऑफिसर मार्कस साइकस और फ्रेंच ऑफिसर फ्रैंक और जॉर्जस पकार्ट ने मिलकर साइकस प्लॉट एग्रीमेंट तैयार किया। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो पार्ट 2 के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।